हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। सी लैंग्वेज क्या होती है, ये इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग बेसिक्स हम देखेंगे। और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए या हमें किसी दूसरी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर क्या प्रोग्रामर्स जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में कोड करते हैं। और जो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें मुझे सी लैंग्वेज करनी चाहिए या फिर मुझे पाइथन से चालू करना चाहिए। तो गाइस बात आती है कि सी है क्या। सी गाइस सिंपली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट, जनरल पर्पस। और ये सब बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स आपको लगेंगे, आप कंफ्यूज हो गए। और अगर आप सिंपली देखो तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। तो मुझे कुछ भी काम करना हो तो मैं उसमें फर्स्ट स्टेप दूंगा, सेकंड स्टेप दूंगा, थर्ड स्टेप दूंगा। उसी तरीके से सी को लिखा जाता है, यही एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है सी को लिखने की। सी एक बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये असेंबली लैंग्वेज के बाद में आई है। और पहले जो हार्ड कोड कोडर्स होते थे जो एकदम असेंबली कोड टाइप कर रहे हैं डायरेक्ट मशीन में, उनका वर्क इजी कर दिया था सी ने। और एक बहुत ही अच्छी स्पीड आपको सी प्रोग्राम देते हैं, जो दूसरी लैंग्वेजेस किसी भी प्रोग्राम को लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लेगी, सी प्रोग्राम उसी में बहुत कम समय लेगा, क्योंकि ये बहुत ही करीब है मशीन के। और वैसे एक मज़े की बात ये है कि सी से पहले जो लैंग्वेज आई थी उसको बी बोलते थे, और उसके बाद वाली लैंग्वेज को सी, और अब सी के बाद जो लैंग्वेज आई उसको सी प्लस प्लस बोलते हैं। अब वह सी का ओवरव्यू लेंगे और हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है सी में, पर उससे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। अब अगर आपने कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा है पहले तो आपको वो लगेगा कि ये क्या है, यहाँ पे ये हम ऐसे सेमीकोलंस भी लगा रहे हैं और इससे क्या है। बस हर एक चीज़ की एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी की एक ग्रामर डिफाइंड है, और उसी रूल्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, और आपको वो इसीलिए समझ आ रही है क्योंकि आपको भी वो रूल्स पता है, आपने वो बचपन से पढ़े हैं। वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें की एक तरह की ग्रामर होती है। और उन्हीं सब से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूंगा तो ये चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। तो बस ये एक सिंपल प्रोग्राम जो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। और एक ट्रेडिशनल होता है प्रोग्रामिंग वर्ड में कि आप कोई भी अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको आप हेलो वर्ल्ड नाम से प्रोग्राम बनाते हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही सब करते हैं तो हम भी कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, और फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ये और कुछ भी नहीं करेगा। हम इसको प्रोग्राम को तोड़ेंगे छोटे पार्ट्स में और हम देखेंगे कि क्या क्या होता है ऐसी लैंग्वेज में। सबसे पहले बात आती है हेडर फाइल्स की। तो आप इस जो ग्रीन में देख रहे हो वो एक हेडर फाइल है, stdio.h। हेडर फाइल्स हमें क्या बताती है कि आपके पास जो भी फंक्शंस है उनकी डेफिनेशंस हेडर फाइल में होती है। तो ये प्रिंटफ क्या करेगा ये हेडर फाइल के पास पता है, और आप इस हेडर फाइल की डायरेक्ट कंटेंट्स को कॉपी करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर वो फिजिबल नहीं होता हर प्रोग्राम में, छोटे से प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे, तो इसलिए आप इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। इसी में बहुत तरह की हेडर फाइल्स होती है, जैसे कि ये stdio.h है, वैसे ही हेडर डॉट एच होती है, मैथ डॉट एच होती है। इन सब में क्या होता है कि पहले से फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। जैसे मान लो मेरे को दो नंबर को सम करना है, तो मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, और मैं उसके लिए अगर पहले से उसको बना के रखूँ और मैं उस प्रोग्राम को अलग अलग फाइल्स में इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे को हर फाइल में दो नंबर को सम करने के लिए अलग से प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं जी में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बस एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं कि आप डेटा स्टोर करने के लिए कोई भी बॉक्स है उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब ये वेरिएबल बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बकेट है तो मैं उसमें केवल पानी डाल सकता हूँ, और जैसे मेरे पास एक डब्बा है उसमें मैं स्वीट्स रख सकता हूँ। वैसे ही वेरिएबल्स अलग अलग तरह के होते हैं जिनमें अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो आप। जैसे कि सी में कुछ वेरिएबल्स होते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। इनका मतलब क्या होता है कि गाइस इंट जो है उसमें मैं केवल इंटीजर डेटा स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि 1 2 3 नंबर्स स्टोर कर सकता हूँ। कैर में क्या होता है कि मैं कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता हूँ। तो हर एक चीज़ का एक ऐसे ऑर्डर होता है, और आप जब भी प्रोग्राम बनाते हो तो यही सब चीज़ों को मिला के हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे पहले, फिर आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालोगे, और मान लो आप उस वैल्यू को यूज़र को प्रिंट कराना चाहते हो, तो ये एक प्रोग्राम हो गया जिसमें आपने वैल्यू ली और उसको प्रिंट करा दिया। इसी में एक और चीज़ होती है, वो होती है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी यूनिट प्रोग्राम की जिसको मैं अलग से लिख सकता हूँ उसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ। जैसे मेरे को दो नंबर को ऐड करना है, उन दो नंबर को जोड़ने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया ऐड नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैंने उस फंक्शन को प्रोग्राम में लिख दिया। अब उस फंक्शन को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ प्रोग्राम में कितनी भी बार भी। तो वो एक मॉड्यूल हो गया जिसको मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक बार इसको लिख दिया और मैं उसको अलग अलग जगह प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। ये यूज़ होता है इस फंक्शन का, आप एक बार कुछ भी काम करो उसको आपको रिपीट ना करना पड़े। एक और चीज़ जो सीम होती है guys, वो होती है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स भी एक तरह के वेरिएबल्स को आप जैसे बड़ा कर लो तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। जैसे कि मुझे
5 इंटीजर स्टोर करने हैं, 5 एम्प्लॉयज है मेरे पास, और उन पांचों की आईडी मेरे को स्टोर करनी है। तो मैं उन पांचों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं करूंगा, और उनको एक डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर लूंगा। उस डेटा स्ट्रक्चर के पास 5 कॉलम है, उन पांचों में एक एक वेरिएबल उसको स्टोर कर लेगा वो। बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। मान लो मेरे को लाइट जलानी है और मैं बेड पे बैठा हूँ, तो मैं लाइट कैसे जलाऊंगा? मैं अपना पहला कदम रखूंगा बेड से नीचे, फिर दूसरा कदम रखूंगा, फिर एक एक कदम लेके मैं लाइट के पास जाऊंगा, फिर स्विच ऑन करूंगा तो लाइट जल जाएगी। तो एक सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वैसे प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे आप जो भी देखते हो कंप्यूटर्स में, वो सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से लिखा जाता है। ये वेबसाइट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से बनी है, और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मिला के बनाई जाती है। तो गाइस ये सिर्फ सी का एक ओवरव्यू था, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा मीम लगा दिया आपके लिए। गाइस जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो मैंने सी प्लस प्लस से शुरू की थी। वो टर्बो सी प्लस प्लस थी, वो काफ़ी हद तक सी के जैसी होती है, और वो मैंने क्लास 11th में शुरू की थी सुमिता अरोरा बुक से। और बुक मैंने सुमिता अरोरा अच्छे से पढ़ी थी, जिससे मेरे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एकदम बेसिक्स क्लियर हो गए थे। तो क्वेश्चन आता है कि मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, या आपके कोर्स वर्क में स्कूल में, तो आपको सीखनी सीखनी है। आप डिग्री कर रहे हैं तो भी कई लोग स्किप कर देते हैं सी को, डायरेक्ट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ से चालू करते हैं। आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हैं तो। पर अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, या फिर ब्लॉग्स बनाने हैं, या फिर एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं, तो उन सब के लिए आपको सी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है पर से। आप डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन इनसे चालू कर सकते हैं। अगर आप सी सीखने का डिसाइड करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे कंप्यूटर साइंस कैसे वर्क करती है। और अगर आप एक हार्डकोर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सी सीखनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नियर टू सिस्टम लैंग्वेज है, और आपके फंडामेंटल्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग होती है लैंग्वेज। सी सीखने से आपको ऐसा समझ आता है कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है एक प्रोग्राम में, और कैसे आप स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट लैंग्वेज है। ये नहीं तो सी प्लस प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जो कि आपके पास इतनी सारी उसमें एचटीएल टेम्पलेट्स होती है। और सी प्लस प्लस अगर आपने सी सीख ली तो आपको सी प्लस प्लस सीखना बिल्कुल ईजी होगा। आपको बस सी प्लस प्लस के लिए एच टी एल एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी, और आपकी पूरी सी काम आ जाएगी वहाँ पे। तो वैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप अगर इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो आपको एक बुक खरीद लेनी चाहिए। मैंने सुमिता अरोड़ा से सी प्लस प्लस सीखी थी, और उसके बाद मैंने लेट अस सी भी पढ़ी है। तो एक बहुत ही अच्छी किताब है लेट अस सी, कि आप अगर ब्लॉग्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, और ऊपर ऊपर का उनमें दिखा दिया होता है, और कई सारे ब्लॉग अच्छे भी होते हैं जिनमें बहुत ही डेप्थ में होता है। पर अगर आप एक किताब को शुरुआत से लेकर एंड तक कर देंगे, तो उसके बाद आपको किसी भी दूसरी लैंग्वेज को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी दूसरी लैंग्वेज आप 10 दिन में चालू कर सकते हैं। मैंने जैसे ही पाइथन में प्रोग्रामिंग चालू करी, मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ऐसे ऐसे सी प्लस प्लस में होता है, और उसी को आप मैप कर सकते हो डायरेक्ट, कि वो वैसे वैसे पाइथन में आप कर सकते हो। तो बाकी सारी लैंग्वेजेस बहुत ही आसान हो जाती है अगर आपने सी या सी प्लस प्लस अच्छे से सीख ली है तो। मैंने स्टार्ट गाइस किया था सी प्लस प्लस से, जो कि टर्बो सी प्लस प्लस थी, वो काफ़ी हद तक सी जैसी थी। उसके बाद मैंने सी प्लस प्लस की एचटीएल लाइब्रेरी सीखी, और उसके बाद मैंने पाइथन जावा ये सारी लैंग्वेजेस सीखी। अभी मैं अपनी कंपनी में जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ, पर मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं है कोई नई लैंग्वेज को सीखने में। एक बार मैंने सी और सी प्लस प्लस को अच्छे से बेसिक समझ लिया था। मैंने अपना पूरे 11th 12th और फर्स्ट ईयर में केवल सी प्लस प्लस ही मुझे आती थी। उसके बाद ही मैंने सारी लैंग्वेजेस सीखी, और मैं अभी जॉब में फुल जावास्क्रिप्ट करता हूँ। कोई सी प्लस प्लस कोई सी का काम नहीं है, पर मुझे कॉन्सेप्ट अभी भी आते हैं उनके, और उनके कॉन्सेप्ट्स को आप मैप कर सकते हो दूसरी लैंग्वेजेस में, क्योंकि बेसिक वहीं पे है। आप दूसरी लैंग्वेजेस सीखोगे तो आपको डायरेक्ट फंक्शंस यूज करने को मिलेंगे, और उन फंक्शंस में कई बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि आपका काम हो गया तो आप उसका पीछे की चीज़ आप पढ़ते नहीं हो, और आप डायरेक्ट उस फंक्शन को यूज़ कर लोगे। तो वैसे यही था सी का वीडियो। आप एक किताब लो और किताब से पढ़ने की कोशिश करो, किताब को शुरुआत से एंड तक करने की कोशिश करो, कोई भी अच्छी किताब ले लो, और उससे आपके डेप्थ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा सकते हो, और 10 दिन में किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सी बहुत ही इजी सी चीज़ है। आप एक बार शुरुआत में आप जब चालू करोगे फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको पॉइंटर्स वगैरह समझ में नहीं आएंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम के साथ करोगे, 2 महीने में आप पूरे अच्छे से सी को सीख सकते हो, अगर आप डेडिकेटेड होकर 3-4 घंटे रोज के दो। तो कुछ मिस कर दिया हो तो मैंने आप कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।